MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, राष्ट्र सर्वोपरि में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। आज राष्ट्र सर्वोपरि में धर्म के नाम पर विभाजन करने वाली एक सोसाइटी से आपको रूबरू कराएंगे। हलाल कॉन्सेप्ट पर सिर्फ एक मुस्लिम सोसाइटी और बहुत कुछ है यहाँ। साथ ही होगी बात बेबस बाप की जो मरते मरते अपने बेटे को प्यार दे गया। एक पिता, एक बेटा और एक पति जिसने जिंदगी से जारी जंग को खत्म कर मौत का दामन थाम लिया। साथ ही होगी बात दहेज के दानवों की भी, जो पैसों के आगे सांसों की कीमत नहीं समझती। राष्ट्र सर्वोपरि में आज एक बुजुर्ग महिला की दलील भी सुनाएंगे आपको, जो सिस्टम से चीख चीख कर कह रही है, साहब मैं जिंदा हूं। साथ ही दिखाएंगे आपको लाइट और कैमरे की दुनिया के पीछे का वो अंधेरा भी, जहां झूठ का पर्दा हटा तो टीवी का वो चेहरा जिसे आपने टीवी सीरियल पर चमकते देखा था, आज घिनौने कांड में जेल की सलाखों के पीछे है। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज तक आपने हलाल मीट और हलाल प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको हलाल टाउनशिप के बारे में बताएंगे। हलाल टाउनशिप मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां मुस्लिम लाइफस्टाइल के आधार पर सब कुछ होगा, यानी धार्मिक आधार पर एक अलग दुनिया। यह सिर्फ एक टाउनशिप नहीं, ये एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये ग़ज़वा-ए हिंद की साजिश है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बताया गया कि महाराष्ट्र के कर्जत इलाके में मुस्लिम समुदाय के लिए हलाल टाउनशिप बनाई जा रही। कानूनगो आरोप लगाते हैं कि यह विज्ञापन नहीं, विश्वव्यापम है, ये नेशन विद इन द नेशन है। क्या ये देश को बांटने वाली सोच नहीं? क्या भारत जैसे सेक्युलर देश में ऐसी सोच घातक नहीं? क्या ये सामाजिक विभाजन की कोशिश नहीं? मामले पर मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। देखिए रिपोर्ट। पूर्ण एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। लेकिन 1947 में अंग्रेजों ने भारत को धर्म के नाम पर बांट दिया, भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाया। आज आजादी के 78 सालों बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद मुनाफे के लिए इसी विभाजन की नीति को हथियार बना रहे हैं। मुस्लिमों के लिए अलग सोसाइटी बना रहे हैं। इस सोसाइटी में मुस्लिमों के बच्चों के लिए हलाल माहौल देने की बात कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आजाद भारत में ऐसी सोसाइटी का खुलेआम प्रचार भी किया जा रहा है। सुनिए जरा। एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में निर्माणाधीन सोसाइटी का ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश के अंदर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से बन रही सोसाइटी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। NHRC ने भी इस सोसाइटी पर संज्ञान लेकर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। NHRC ने इस टाउनशिप में धार्मिक भेदभाव और सामाजिक अलगाव को बढ़ावा देने वाला बताया है। छल पूर्वक देश में सेकुलरिज्म के नाम पर डेमोग्राफी बदलने के षड्यंत्र नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन मात्र है। और ये यहीं नहीं रुक जाता कि पहले आप अलग बस्तियां बसाइए, उसके बाद बोलिए कि यहाँ पे अस्पताल मुसलमानों के लिए अलग होने चाहिए। धर्म के नाम पर पहले ही भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम समाज की कॉलोनियां अलग की जा रही हैं? क्या मुस्लिमों के लिए अलग से कॉलोनी बनाना
किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या ऐसी कॉलोनियां धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देंगी? आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से सोसाइटी बनाने का प्लान किया? राष्ट्र सर्वोपरि में ऐसे कई सवाल हैं। तो वहीं बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने इसे गजवाए हिंद की साजिश बताया है। सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट कोई बनाता है और प्रसारित करता है, यही सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। जो हमारी राज्य सरकार है, ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। धर्म के नाम पर विभाजन करने वाली इस सोसाइटी का बीजेपी तो विरोध कर रही है। विपक्षी दलों ने भी ऐसी सोसाइटी को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताया। इस राज्य में सब जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो कोई भी बिल्डिंग का अगर पब्लिसिटी या प्रमोशन वहां पे सिर्फ कास्ट बेस या रिलीजन बेस किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करते। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा, उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। भारत विविधता में एकता वाला राष्ट्र है जो भारत को मजबूत बनाता है, लेकिन आज भी कुछ बिल्डर चंद रुपयों के मुनाफे के लिए राष्ट्र की एकता को दांव पर लगा रहे हैं। सुकून ये तो एक प्रोजेक्ट है, ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट नेरल और नेरल के आजू बाजू में चालू है जहाँ पे हिंदुओं को अलाउड ही नहीं। इस जगह पे सुकून जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे दामद करके 100% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला गांव है। उस गांव का पूर्व सरपंच जो है वो मीडिया के सामने ये कहता है कि हमारे गांव में सिर्फ पुलिस आ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। ये पूरी तरह मिनी पाकिस्तान की तरह इनकी जो सोच है और इनका जो सब क्रियाक्रम है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सरकार और उसकी एजेंसियों से परमिशन भी मिल रही है। ऐसे में सरकार, एजेंसियां और बिल्डर तीनों को राष्ट्र की एकता के बारे में सोचना होगा, क्योंकि राष्ट्र मजबूत रहेगा तो मुनाफे और भी कमाए जा सकते हैं। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या तो आपको याद ही होगा, और नहीं याद तो एक बार फिर वो बेरहम यादें सामने आ गई, क्योंकि एक और अतुल सुभाष चला गया। कहते हैं कि बेटे यानी लड़के रोते नहीं हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम लड़के हो तो रो क्यों रहे। तो लड़कों ने रोना छोड़ दिया है, लेकिन वे अब सीधे फांसी लगा रहे हैं। इस समाज में अगर कोई मर्द रोए, टूटे, चीखे तो कोई नहीं सुनता, और जब महिला रोए तो सिस्टम तक हिल जाता है। तो लड़कों के लिए क्यों नहीं हिलता, बेटों के लिए क्यों नहीं? और सुभाष के जाने के बाद सिस्टम नहीं हिला, इसलिए इस बार यही सवाल उठाते हुए इंजीनियर सरित छिपा दुनिया को अलविदा कह गए। आज एक और बेटा मर गया, दिल दिल कर एक और बेटा टूट गया, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। मम्मी पापा मुझे माफ़ करना। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही गलत डिसीजन लेने जा रहा हूँ। एक पढ़ा लिखा मेहनती इंजीनियर जो सिर्फ अपने छोटे से परिवार को हंसी खुशी रखना चाहता था, लेकिन उसे ससुराल वालों ने तोड़ दिया। इतना तोड़ा कि उसने मौत को ही गले लगा लिया। मेरे ससुर नवल किशोर छिपा, जिन्होंने मेरी पत्नी जो मेरे साथ पिछले 4 साल से रह रही थी, हर चीज़ की उसको खुशी थी। यहाँ पिछले 4 साल से उसको कोई दिक्कत नहीं थी। आज वो उसके पापा के यहाँ जाने के बाद, उसके पापा के कहने के बाद उसने पूरे गांव में बता दिया कि मैं उसके साथ मारा पीटी करता हूँ। तो उस टाइम इसने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? उस टाइम ऐसी बात क्यों नहीं हुई? मरने से पहले वीडियो बनाया, एक एक सच बताया, जिसमें हर वो लम्हा दर्ज किया जब उसकी आत्मा को रोज रोज मारा जा रहा था। पैसों की मांग, धमकी और बेटी को घर न भेजने का डरावना सौदा रिकॉर्ड किया। इसके पापा ने डिमांड की, मैंने उस डिमांड को मना कर दिया।
कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास नहीं है पैसा इतना। एक नॉर्मल आदमी कहीं पर एक बार में कहीं घर नहीं ले सकता है, किसी को इतना पैसा नहीं दे सकता है, तभी मैं अपनी बेटी भेजूँगा। और आज जब उनको पता चल गया कि ये सुसाइड करने वाला है तो बोल रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, और अपनी बेटी भी नहीं भेज रहे हैं, मेरे बेटे को अलग कर दिया मुझसे। मेरे बेटे के बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। आईटी इंजीनियर ने मरने से पहले एक और आखिरी वीडियो बनाया जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगी। वो मैसेज जो उसने अपने छोटे से मासूम बेटे के नाम रिकॉर्ड किया। बेटा, हमेशा खुश रहना, डरना नहीं है किसी से, खुश रहना, अपने डिसीजन लेना, अच्छी पढ़ाई करना, नौकरी मिले नौकरी करना, बिजनेस मिले बिजनेस करना। तेरा पापा मरने के बाद भी तेरे साथ रहेगा। एक बाप मरते मरते भी अपने बेटे को प्यार दे गया। एक बाप ने आखिरी सलाम अपने मासूम बेटे को किया, लेकिन यह बेटा अब कभी अपने पापा को आवाज नहीं दे पाएगा। अब उसकी लोरी सिर्फ यादों में बजेगी, क्योंकि उसके जिंदगी के सबसे बड़े हीरो ने हार मान ली। मेरी पत्नी अब फिर से शादी करेगी। उसके पापा के दिमाग में यही है, फिर से पहले शादी किया, पैसे ले लिए, फिर शादी किया, फिर पैसे ले लेगी, फिर शादी करेगी, फिर पैसे ले लेगी, फिर शादी करेगी, फिर पैसे ले लेगी, सबको बर्बाद करना है। तो क्या शादी का मतलब यही होता है कि तलाक? और क्यों हो रहे हैं तलाक, और क्यों चाहिए? ये सब माता पिता की गलती है। क्यों बुलाया उसको? इतने साल यहाँ खुश थी, एक दिन में पलट गई। ससुराल में सब चुप है, वो पत्नी भी चुप है जिसने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, और पति वो हर बात कह गया जो इस बेरहम दुनिया की कड़वी सच्चाई। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरे से तलाक लेके किसी और के साथ रहे। क्या यही ज़िंदगी होती है? क्या आदमी चेंज करना यही ज़िंदगी होती है? क्या तलाक लेके पैसा लेना यही ज़िंदगी होती है? इनका सोच गंदा है, रहेगा हमेशा। और आज मेरा मरने का जो डिसीजन है, मैं सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं मर सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को डिवोर्स दे रही है, और वो परेशान नहीं है, उसको पैसा चाहिए था। मैंने मना कर दिया था कि तुम डिवोर्स दे दो, कुछ भी दे दो, मैं पैसा नहीं दूंगा तुमको। उसके पापा ने मेरे को बोला कि पैसा तेरी छावली देगी। चेन्नई में प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले सरित छिपा ने बेरंग होते रिश्तों की असली सच्चाई बता दी, और सरित ने आत्महत्या से पहले पीएम मोदी के नाम भी एक मार्मिक चिट्ठी लिखी। लिखा, आज का युवा कैसे आगे बढ़ेगा जब इतनी परेशानियां होंगी, लोग मर रहे हैं, साहब बचा लो इन्हें। लेकिन क्या वो दर्द समझ पाएगी जिसने एक बाप को उसकी औलाद से हमेशा के लिए जुदा कर दिया? जिस बेटे को मां ने बड़े जतन से पाला था, वही मां अब न्याय की उम्मीद में टकटकी लगाए देख रही है। एक और अतुल सुभाष चला गया। इस समाज में अगर कोई मर्द रोए, टूटे, चीखे तो कोई नहीं सुनता, और जब एक महिला रोए तो सिस्टम तक हिल जाता है। अब इस सिस्टम को झकझोरा जाए, क्योंकि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, यह सुनियोजित मानसिक हत्या है, हत्या। ये तो हो गई इंजीनियर सरित छिपा की बात। अब आपको अलीगढ़ की अर्चना की दर्दनाक दास्तां दिखाते हैं। दर्शकों, दहेज आज बेटियों के लिए दानव बन गया है। दहेज की वजह से हर रोज हमारे देश में कहीं ना कहीं बेटियां अपनी सांसों को अलविदा कह देती और पीछे छोड़ जाती हैं सिर्फ दर्द, चीखें और कभी न खत्म होने वाले सवाल। ये लालच सिर्फ जिंदगियां ही नहीं छीनता, उम्मीद, प्यार और इंसानियत को भी दफन कर देता है। दहेज निषेध अधिनियम और अन्य संबंधित कानून मौजूद हैं, इसके बावजूद बेटियां कहीं मारी जा रही हैं, कहीं प्रताड़ित की जा रही हैं। एक बार फिर बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए की लालच ने अलीगढ़ की अर्चना को आत्महत्या की दहलीज तक पहुंचा दिया। अर्चना जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये खामोश चीख है जो शायद सिस्टम सुनना नहीं चाहता, हम देखना नहीं चाहते और हमारा समाज समझना नहीं चाहता। कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, लेकिन शायद लोग भूल जाते हैं कि हाँ, जिंदगी की कीमत सबसे ज्यादा होती है।
आज देश में बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, पुरुषों से कंधा मिलाकर बराबरी कर रही हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक का पद देश की बेटियां संभाल चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का जौहर पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज भी हमारे समाज की कई ऐसी बेटियां हैं जो रूढ़िवाद की शिकार हो रही हैं, दहेज और घरेलू हिंसा की वजह से अपनी जान गंवा रही हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए जो देश में दहेज और घरेलू हिंसा का सच दिखाती है। एक तरफ समाज तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ रूढ़िवादी सोच बेटियों को छत से कूदने पर मजबूर कर रही है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के दमकौली गांव का है, जहां एक विवाहित दहेज की मांग से तंग आकर छत से कूद जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि जब महिला छत पर कूदने के लिए खड़ी होती है तो उसे रोकने की बजाय ससुराल वाले कूदने के लिए उकसाते हैं। जब महिला कूद जाती है तो नीचे घायल महिला को उसके ससुराल वाले फिर से पीटते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि दहेज के लालच में लोग कितने अंधे हो गए। छत से कूदने वाली विवाहित महिला का नाम अर्चना बताया जा रहा है, जो फिलहाल जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अर्चना के भाई की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अर्चना के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दहेज के लिए इंसान अंधा हो गया है? क्या दहेज लोभियों को अपनी कमाई पर भरोसा नहीं है? क्या किसी महिला के जान से ज्यादा कीमत दहेज की है? क्या दहेज लोभियों में कानून का डर खत्म हो गया है? आखिर कब तक बेटियां दहेज लोभियों की बलि चढ़ती रहेंगी? मर जान दो फोन को। दहेज को लेकर हाल ही में निक्की भाटी का केस काफी सुर्खियों में रहा। निक्की की हत्या के बाद दहेज लोभियों के खिलाफ आवाज उठी। पुलिस ने भी दहेज लोभियों पर नकेल कसी, लेकिन मामला मीडिया की सुर्खियों से हटते ही फिर से बेटियां दहेज का शिकार होने लगी। आंकड़ों की बात करें तो एक साल में 6000 से ज्यादा बेटियां दहेज की शिकार हुई। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा से अकेले 80% मामले रहे। यानी हर दिन 18 महिलाएं दहेज प्रताड़ना या हत्या का शिकार हो रही। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिला और पुरुष दोनों का योगदान बराबर का है। जिस समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिला, वहां का राष्ट्र अक्सर दुनिया की रेस में पिछड़ जाता है। मिडिल ईस्ट के कट्टरपंथी देश इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहां महिलाओं की आजादी कट्टरता ने छीन रखी है। हमारे देश में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है, लेकिन अभी तक ज्यादातर परिवारों के लिए यह अधिकार किताबी है, जिसे असल समाज में उतारने की जरूरत है। क्योंकि महिलाएं जितनी स्वतंत्र होंगी, हमारा राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। बेटियों के स्वतंत्र होने से राष्ट्र तो मजबूत होगा ही, लेकिन सिस्टम भी संजीदा होना चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम ही मुर्दा हो जाए तो सारी कोशिशें बेकार हो जाती। अब हम आपको एक बुजुर्ग महिला की दलीलें सुनाते हैं, जिसे सिस्टम ने मुर्दा मान लिया है, यानी सिस्टम ने जिंदा महिला को मृत मान लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि बुजुर्ग महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो हैरत में डाल देती है। यहाँ सरकारी आश्वासन है पर घर में राशन नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाली 68 वर्षीय वृद्ध किशन दुलारी जो चीख चीख कर कह रही हैं, साहब मैं जिंदा हूं, मेरा यकीन करो। पर एक सिस्टम है जिसने शायद हकीकत छोड़कर कागज देखना सीख लिया है। ये वो सिस्टम है जहां जिंदगी का मजाक बनता है, जहां जिंदगी और मौत का ऐलान नहीं, सिर्फ कागजी काम होता है।
मृतक घोषित कर देने। कौन कर दिया मृतक घोषित? नहीं एक मरता बालिका। क्या फर्क पड़ता है? हृदय रक्त की शुद्धि कर रहा हो, धमनियों में लहू बह रहा हो, फेफड़े स्पंदित हो रहे हों, आंखें देख रही हों, नाक सूंघ रही हो, पैर चल रहे हों, लेकिन सब बेकार है क्योंकि सिस्टम ने कह दिया मर गए हम। मृतक घोषित कर देने। नहीं एक मरता बालिका। कौन है ये सिस्टम जिसके पास ठेका है जिंदगी, मौत, पढ़ाई, लिखाई, शादी, तलाक, कमाई और गवाही का? बहुत बेरहम सा है ये सिस्टम। गरीब पार नहीं पाता है, मध्यम वर्ग हार नहीं पाता है, लेकिन अमीरों की दहलीज पर यही सिस्टम ठुमके लगाता है। चीते की रफ्तार से मूवी डाउनलोड कर रहे इस डिजिटल भारत में हुक्मरान को आजादी है, किसी को भी मार दो। 500 रुपए की सरकारी पेंशन कागजी कानून की मोहताज है, लेकिन करोड़ों का सरकारी कर्जा सारी हदों से आजाद है। किशुन दुलारी क्या हुआ है? मृतक घोषित कर देने। कौन कर दिया मृतक घोषित? 4-5 जी ने। नहीं एक मरता बालिका। मर्तबा दिखा के और 4-5 साल से पेंशन रोक दी गई। और इसी सिस्टम का हिस्सा है रायबरेली के महाराजगंज तहसील के शिवगढ़ ब्लॉक, जिसने बुजुर्ग महिला पर ऐसा सितम ढाया कि जीते जी झुकी हुई कमर से जीने का प्रमाण ढूंढना पड़ रहा है। महाराजगंज के कमालपुर आवाडीह गांव की 68 साल की बुजुर्ग किशुन दुलारी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। पिछले करीब 7 साल से वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा था, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हुए सत्यापन में मृत दिखाकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई। कई महीनों से उन्हें पेंशन नहीं मिली तो ब्लॉक कार्यालय जाकर ग्राम पंचायत सचिव से इसकी शिकायत की। आरोप यह भी है कि पंचायत सचिव सुमित कुमार वर्मा ने उन्हें भटकाते हुए प्रताड़ित भी किया। 2023 में इन्होंने माता जी को मृत घोषित कर दिया जी। उसके कारण पेंशन वगैरह रुक गई है जी, नहीं मिलती है जी। माता जी को सुनाई भी कम देता है, दिखाई भी कम देता है जी, और सब लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। सिस्टम से लड़ कर पैरों में छाले पड़ गए, आंखें धुंधली हो गईं, कमर झुक गई, सुनने की क्षमता भी कम हो गई, लेकिन सिस्टम नहीं हारा। बुजुर्ग को जितना दौड़ा पाया उतना मैराथन कराया। थक हार कर जब बेटे सुरेश कुमार ने ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की जांच की तो उनकी माता किशुन दुलारी के मृतक होने की सत्यापन रिपोर्ट अंकित मिली। ग्राम विकास अधिकारी ने ऐसा भौतिक सत्यापन किया कि जीते जी मरने की नौबत आ गई। बुजुर्ग महिला को ही मुर्दा बता दिया। कई महीने हो गए, ढेला तक नहीं मिला और अब बचा है तो सिस्टम की दहलीज पर माथा रगड़ने का दुर्भाग्य। यह काहिलियत से लिखी गई किताब का कलेवर है। अंदर के पन्ने तो पीड़ा में डूबे हुए हैं, मुर्दा बता दिया। और इससे हैरान करने वाली कहानी तो ये कि ग्राम विकास अधिकारी मृत बता सकते हैं, लेकिन जिंदा करने का अधिकार उनके पास नहीं है। संबंधित ग्राम पंचायत सचिव सुमित कुमार वर्मा ने बताया कि मामला उनके समय का ही नहीं है। फाइलों में पहले से ही किशुन दुलारी के मृत होने की रिपोर्ट लगी थी। किशुन दुलारी ने एसडीएम से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मामले में उप जिला अधिकारी ने नायब तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए हैं। अब आश्वासन मिला है, लेकिन गरीबों की बस्ती में आश्वासन के बादलों की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि इनके बरसते बरसते पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तकनीक के हाथ सौंपा गया
सिस्टम के सहारे थोपा गया दुर्भाग्य सौभाग्य में कब बदलेगा? महीनों से ये सवाल जस का तस बना हुआ है और उन बूढ़ी आंखों को भी 500 रुपए की सरकारी पेंशन का इंतजार है। आज हम आपको बॉलीवुड के अंदर की असली सच्चाई बताने जा रहे हैं। एक एक्टर जिसने मासूमियत का चोला ओढ़कर हैवानियत वाले इरादे को अंजाम दिया। बॉलीवुड का ग्लैमर अब नकाब नहीं रहा, वो गिर चुका है फर्श पर लहूलुहान बनकर। हर फ्लैशलाइट के पीछे एक साया छुपा है, हर तालियों के बीच एक चीख गूंजती है। आज कैमरा बंद है, स्क्रिप्ट गायब है और एक एक्टर सलाखों के पीछे है क्योंकि वो रेप का आरोपी। कैमरे की रोशनी में जो दिखता है वो सच नहीं होता। चमकते चेहरों के पीछे एक अंधेरा है और उस अंधेरे से झूठ की परतें उतर रही हैं। टीवी का वो चेहरा जिसे आपने टीवी सीरियल पर चमकते देखा था, वही आज घिनौने कांड में जेल की सलाखों के पीछे है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है वाले एक्टर आशीष कपूर को रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आशीष कपूर की महिला से जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों दोस्त बने और फिर पार्टी की योजना बनाई गई जिसमें पीड़िता भी शामिल थी। उसने आरोप लगाया कि आशीष कपूर, उसके दोस्त और 2 अज्ञात पुरुषों ने मिलकर उसका रेप किया। वहीं पर दोस्त की पत्नी ने उसके साथ मारपीट भी की। रोल, कैमरा और एक्शन के बीच एक ऐसा एक्शन हो गया जिसने फिर से बॉलीवुड के अंदर की सच्चाई को खोल कर रख दिया। बॉलीवुड की चकाचौंध में एक बार फिर सच सामने आ गया। कैमरे के सामने जो दिखता है वो हीरो होता है, लेकिन कैमरे के पीछे वही हवस का दरिंदा बन जाता है। एफआईआर के शुरुआत में आशीष कपूर, उसके दोस्त की पत्नी और 2 अज्ञात लोगों के नाम थे। बाद में पीड़िता ने बयान बदलते हुए कहा कि केवल आशीष कपूर ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। हाउस पार्टी, म्यूजिक शो, नशा और फिर बाथरूम में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती। वो लड़की जो इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी, उसे क्या पता था कि चैट से निकलकर ये दोस्ती बलात्कार में बदल जाएगी। आशीष कपूर जाने माने टीवी एक्टर हैं। आशीष कपूर सरस्वती चंद्र, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, चांद छुपा बादल में, ससुराल सिमर का 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। उन्होंने टेबल नंबर 21 और कुर्बान जैसी फिल्में भी की हैं। आशीष को टीवी शो देखा एक ख्वाब में उदयवीर सिंह के किरदार से पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन जिसे आप टीवी पर देखते हैं, जो आदर्श प्रेमी, आदर्श पति बनकर रिश्तों को समझाता था, वही रिश्तों को भूल गया। हाउस पार्टी के बाथरूम में घिनौना अपराध कर दिया। बॉलीवुड की दुनिया में जहां कैमरा चलता है लेकिन इंसानियत दम तोड़ देती है, तो सवाल भी उठता है कि क्या मीटू सिर्फ एक कैमरा फ्रेंडली आंदोलन था? क्या बॉलीवुड अपराधियों का पनाहगार बन चुका है? क्या ग्लैमर की दुनिया के पीछे अंधेरी सच्चाई छिपी है? वो चेहरे क्यों चुप हैं जो हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब तक बॉलीवुड सिर्फ मौन अभिनय देता रहेगा। हाउस पार्टी में जो हुआ वो सिर्फ एक जुर्म नहीं, वो एक पूरी इंडस्ट्री की असलियत है। जब एक्ट्रेस के कपड़े पर बयान होता है तब पूरा बॉलीवुड बोलता है। जब किसी को अवार्ड नहीं मिलता तब ट्विटर ट्रेंड बन जाता है। लेकिन जब किसी टीवी हीरो पर रेप का आरोप लगता है तब बॉलीवुड इंडस्ट्री में सन्नाटा छा जाता है, खामोशी छा जाती है। आखिर क्यों? और इसी के साथ राष्ट्र सर्वोपरि में फिलहाल इतना है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH